मित्रों, नमस्कार। किसके मन में क्या है, किस बात का क्या मतलब है, मैं अपनी बात को कैसे समझाऊं। किसी कही या लिखी बात का मतलब क्या है। ऐसी सभी बातों का उत्तर हमें भाषा से मिलता है। जज्बातों और ख्यालातों का इजहार जबान का हुनर है, भाषा का व्यवहार। ऐसे ही कुछ अन्य उद्देश्यों पर चर्चा करके हम समझेंगे कि भाषा क्या है। इस संबंध में कुछ प्रमुख उद्देश्य। पहला उद्देश्य है भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, फिर भाषा का अर्थ एवं परिभाषा, इसके बाद भाषा की प्रकृति, और फिर हम चर्चा करेंगे भाषा के गुण और उसकी विशेषताएं। भाषा की व्युत्पत्ति की जब हम बात करते हैं तो संस्कृत में भाष धातु का अर्थ होता है बोलना, कहना या उच्चारण करना। इसी भाष धातु में जब भाष, आंग और टाप प्रत्यय लग जाता है तो जो प्रक्रिया होती है उसी से भाष धातु से भाषा शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। भाषा का अर्थ और उसकी परिभाषा। भाषा का सबसे सरल अर्थ केवल इतना है कि समझना और समझाने का तरीका ही भाषा है। खग जाने खग ही की भाषा। शारीरिक भाषा। किसी की शारीरिक भाषा को देख के अंदाज लग जाता है कि व्यक्ति इस समय किस मनोभाव से गुजर रहा है, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। इसी तरह उद्दीपन की भाषा। किसी तरह की सामग्री किसी स्थान पर पड़ी हुई है, रखी गई है, उसको देखकर जब उसके पास से हम गुजरते हैं तो हमारे मन पर वैसे ही वातावरण का प्रभाव शुरू हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं हम जो कुछ समझ पाते हैं उसके लिए यह भी एक भाषा का ही काम करता है। भाषा की परिभाषा, वैसे तो अनेक परिभाषाएं हैं, लेकिन आपकी सरलता के लिए एकदम नई नवेली परिभाषा मैं अपनी आपके सामने रख रहा हूं। देखें, सुनिश्चित संकेतों द्वारा विचार विनिमय के लिए मौखिक ध्वनियों का जो व्यवहार होता है उसे हम भाषा कहते हैं। फिर इसके भेद भी आते हैं आगे। भाषा की प्रकृति। प्रकृति की बात हम जब करेंगे भाषा की तो पुनः इसके दो भेद हो जाते हैं। पहला भेद हम प्रकार के रूप में लेंगे और दूसरा भेद हम भेद के रूप में लेंगे। प्रकार। जब हम प्रकार की बात करते हैं, भाषा का प्रकार की जब हम बात करते हैं तो ये निर्भर करता है बोलने वालों पर। जैसे उसके बोलने वाले होते हैं उसी आधार पर उसका रूप निर्धारित होता है, उसका प्रकार निर्धारित होता है। जैसे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, राजभाषा, उपभाषा इत्यादि, ये भाषा के प्रकार हो गए। लेकिन जब हम भेद की बात करते हैं तो भेद भाषा के प्रयोगों के आधार पर होते हैं। जैसे अगर हम बोलकर उसका प्रयोग कर रहे हैं तो मौखिक भेद हो गया। यदि हम लिखकर भाषा को प्रयोग में ले रहे हैं तो यह भाषा का लिखित भेद होगा। यदि हम संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं भाषा के लिए तो यह भाषा का सांकेतिक भेद होगा। और जब हम सांकेतिक भाषा की बात करते हैं तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स या फिर आजकल नेत्रहीन भाई बहनों के लिए एक बड़ी अच्छी व्यवस्था बन गई है ब्रेल लिपि की, तो वह भी कहीं ना कहीं सांकेतिक भाषा का ही रूप है। भाषा की विशेषताएं।
गुण। तो विशेषताओं की और गुणों की जब हम बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि भाषा कोई पैतृक संपत्ति नहीं होती। अर्थात जन्म से ही कोई बालक या बालिका कोई भाषा सीखकर आती नहीं है। वह समाज के साथ, समाज में रहकर, परिवार में रहकर लोगों से जो सुनता सीखता है उसे अर्जित करता चलता है, इसलिए यह उसकी अर्जित संपत्ति है। क्योंकि यह परिवार और समाज में रहकर अर्जित करता है, इसलिए यह सामाजिक भाषा एक सामाजिक वस्तु भी है और यह सर्वव्यापक मानी जाती है। क्योंकि भाषा का प्रभाव बहुत व्यापक होता है, यहाँ तक कि आभ्यंतर यह हमारा विकास भी करता है, हमें आगे भी बढ़ाता है, हमें अज्ञान के अंधकार से दूर भी ले जाने का काम यही भाषा का तत्व करता है। इसलिए भाषा सर्वव्यापक है और सर्व समाज के लिए अमूल्य निधि कहलाती है। भाषा के गुण। भाषा के गुणों की जब हम चर्चा करेंगे तो इसके गुणों को ध्यान रखने के लिए भाषा की बहुत सी बातों को हमें ख्याल रखना होगा। जैसे भाषा निरंतर गतिशील है या सदैव गतिमान है, चलती रहती है, बहती रहती है और हमेशा एक नदी की धारा की तरह प्रवाहित होती है। हिंदी के साथ और संस्कृत के साथ एक प्राकृतिक रूप से एक विशेषता यह शामिल हो गई कि शंकर भगवान के डमरू से जब माहेश्वर सूत्रों के रूप में भाषा निर्गत हुई तो मानव विज्ञान के झरनों से होकर इस भाषा की नदी ने प्रवाह शुरू किया। इसीलिए बहुत कुछ वैज्ञानिकता संस्कृत हिंदी भाषाओं में नजर आती है। किंतु यह निश्चित है कि भाषा निरंतर सतत प्रवाहमयी है, यह गतिशील है। इसमें बदलाव तो होते रहते हैं, समय समय के अनुसार इसमें बदलाव होते रहते हैं। जैसे जैसे बोलने वाले इसके आगे बढ़ते हैं तो उनके अपने कुछ निजी, कुछ सामाजिक और कुछ जो स्थानीय प्रभाव होते हैं, उनके आधार पर भाषा के रूप में थोड़ा थोड़ा बदलाव होता रहता है और एक समय पर आकर ये बड़ा बदलाव हो जाता है, वो भाषा का रूप ही बदल जाता है। इसलिए भाषा में बदलाव तो होते रहते हैं, किंतु भाषा को खत्म नहीं किया जा सकता, भाषा का अस्तित्व बना रहता है। भाषा में ध्वनि, शब्द यानी पद, वाक्य और अर्थ, ये चार तत्व सदैव रहते हैं, हमेशा होते हैं। भाषा आभ्यंतर अभिव्यक्ति एवं आभ्यंतर के निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता तथा सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का एक विश्वसनीय साधन कहलाती है। भाषा एक प्रतीक प्रणाली है, ये इसका एक अन्य गुण है। भाषा प्रतीक प्रणाली है, भाषा में प्रतीक ही प्रतीक हैं, ध्वनि चिन्ह ध्वनि प्रतीक हैं, सांकेतिक अर्थ में संकेत प्रतीक हैं। इस प्रकार भाषा प्रतीकों की स्वामिनी है, अर्थात भाषा एक प्रतीक प्रणाली है। भाषा के अपने भाषी होते हैं, ये एक और खास बात है। हर भाषा के बोलने वाले कुछ खास होते हैं जिन्हें हम भाषी कह सकते हैं। तो भाषा के अपने भाषी होते हैं, बिना सीखे दूसरों की भाषा इसीलिए बोलना कठिन है। यदि हम किसी दूसरे की भाषा को बोलना चाहते हैं तो हमें उस भाषा के भाषी से वैसी ही भाषा सीखनी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा के अपने भाषी होते हैं। इन्हीं भाषियों के समाज से भाषा का विकास होता है, जैसा कि आज का शीर्षक है, समाज की भाषा और भाषा का समाज। भाषा का समाज हम देख चुके, भाषा का समाज उपभाषा, प्रादेशिक भाषा, मातृभाषा, राजभाषा, लिखित भाषा,
सांकेतिक भाषा आदि जो भाषा के ये प्रकार हैं, यही भाषा का समाज है। तो भाषियों के समाज से भाषा बनती है और बोली, उपबोली, उपभाषा, क्षेत्रीय भाषा तथा लिखित और सांकेतिक भाषाएं मिलकर ये सब भाषा का समाज बनती हैं। तो इस प्रकार भाषा का आज का ये अध्याय यहीं पूर्ण होता है। साथियों, जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो निवेदन है कि चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। मिलते हैं अगले बृहस्पतिवार को फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।